में बचपन से ही, क्योंकि वो मोबाइल देख रहे हैं तो उन्हें लगता है सब कुछ तो इतना फास्ट हो जाता है। और मैं देखती हूँ पेरेंट्स बहुत इमोशनली बर्डन करते हैं बच्चे को। देखो पापा ने सारी जिंदगी कमाई तुम्हारे पे लगा दी है, अब तुम्हें करके दिखाना है। तो कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं कि जो दिखने लगते हैं अगर कोई डिप्रेशन का शिकार बच्चा हो रहा है। जी हैं, इससे अच्छा तो इस बोझ से अच्छा तो जाना ही ठीक है। बिल्कुल सही बात। नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनमंच। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे बच्चे डिप्रेस क्यों रहते हैं, पिता की सुने या खुद की सुने। आज हमारे साथ वो शख्सियत हैं जो इसके बारे में हमें जानकारी देंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर पारुल मिश्रा और हमारे साथ डॉक्टर अंशक एरन, डॉक्टर सुमिता हैं और नीलम चौधरी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब, आजकल हमारे बच्चे डिप्रेस क्यों रहते हैं? क्योंकि आत्महत्याएं भी बहुत हो रही है, बच्चे माँ बाप उन पे अपना बर्डन डालते हैं, बच्चे कुछ और सोचते हैं, तो क्या कारण है इसका? देखिए, मुझे लगता है कि बच्चों पे जो हम प्रेशर डालते हैं या जो बच्चों से हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, उससे भी बड़ा रीज़न ये है कि जब हमने बच्चों को बड़ा करा तो उनके अंदर रेजिलियंस पैदा नहीं करा। जी। छोटेपन से ही हम बच्चों को जीतने देते हैं और उन्हें जीतना ही सिखाते हैं, उन्हें हम हारना सिखाते ही नहीं हैं। तो जीवन में जब कभी भी सेटबैक्स आते हैं या जीवन में जब वो कुछ अचीव नहीं कर पाते तो वो उसके कारण को खोजने की जगह खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं और गिव अप करते हैं। जैसे आजकल के पेरेंट्स होते हैं कि बस एक बच्चा हो जाए और हमारी लाइफ पूरी हो गई। तो कहीं ना कहीं अगर बच्चा एक रहता है तो उसमें कहीं ना कहीं आप मानती हैं कि डिप्रेशन का शिकार होगा? बिल्कुल। देखिए, मुझे तो एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पे हमेशा ही लगा कि परिवार में दो बच्चे इसलिए होने चाहिए क्योंकि जब बच्चे भाई बहनों के साथ एडजस्ट करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, तो दो काम होते हैं। एक तो उनका सोशल सपोर्ट सिस्टम बनता है। उनको पता है कि जीवन में कोई हो ना हो, मेरा भाई या बहन साथ में है, ये बॉन्ड नेचुरली डेवलप होता है। दूसरी चीज, बच्चे को अपना मन कंट्रोल करना आता है। कोई एक चीज है जिसे बांट के खानी है, तो वो उसके लिए मुझे अपना मन कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये मन कंट्रोल करना जब बच्चे सीखते हैं तब वो जीवन में आगे दूसरे रिश्तों को भी संभाल पाते हैं। और इसलिए मुझे लगता है भाई बहनों का होना घर में बहुत जरूरी है। अच्छा, बच्चे का कब पता चलता है, ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं कि ये डिप्रेस हो रहा है बच्चा? देखिए, बच्चों को अगर हम देखें, अगर जो उनके साथ रहते हैं उनको उनकी पूरी पर्सनैलिटी और पूरे दिनचर्या का पता होता है कि इस समय उठता है, इस समय ये अपने काम के लिए जाता है, इतनी देर लगाता है इन चीज़ों में, उसके बाद आके ये करता है, यूजुअली यही करता है और यूजुअली इसका मूड ऐसा रहता है। तो कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं कि जो दिखने लगते हैं अगर कोई डिप्रेशन का शिकार बच्चा हो रहा है। शायद वो चीज़ों को बहुत देर लगा रहा है करने में, शायद वो जो चीज़ें पहले कर रहा था उनमें अब उसका मन नहीं है, वो एकांत प्रेफर कर रहा है, वो आके बातें कम कर रहा है सबसे। जिन चीजों में वो रुचि रखता था खाने पीने में, उसका खाना पीना कम हो रहा है, या अचानक से वैसे तो कम खाता है और फिर एकदम से बिंज ईटिंग करता है, एकदम से खूब सारा खा लेता है, या तो खाता ही नहीं है। अचानक से उसका जो सर्काडियन साइकिल है वो डिस्टर्ब हो गई है। पहले रात को इतने बजे सोता था, सुबह इतने बजे उठता था, अब उसकी स्लीप डिस्टर्ब्ड है, वो दिन में सो जाता है, नहीं तो सोता ही नहीं है, कभी कभी तो सोता ही रहता है बहुत सुबह तक। तो ये सारे चेंजेस जो उसके बिहेवियर में चेंजेस दिख रहे हैं, जो बच्चा इतना जोवियल था वो अब थोड़ा इरिटेबल है, या वो कुछ एक्स्ट्रा ही बातें कर रहा है, या वो बिल्कुल शांत रह रहा है। डॉक्टर साहब, साधारण भाषा में अगर हम पेरेंट्स को बताएं तो कैसे बताएंगे कि वो कैसे पहचाने? साधारण भाषा में आपका बच्चा आपको कुछ अलग लग रहा है, वो जैसा उसकी पर्सनैलिटी थी आपको वैसा लग ही नहीं रहा, उसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो जैसा बच्चा हमारा था अब ऐसा अलग ही लग रहा है, डल सा लग रहा है, या कुछ ज्यादा ही हमसे कट रहा है और मतलब अलूफ रह रहा है, अलग रह रहा है। तो ये एक वार्निंग रेड सिग्नल है। तो बहुत रेड फ्लैग्स होते हैं। मतलब मेन चीज है कि देखने में हमें बच्चा बीमार लग रहा है लेकिन हम पकड़ नहीं पा रहे हैं बीमारी है क्या, बीमारी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो इतना शांत, इतना अजीब क्यों हो गया। अच्छा, जैसे कि बच्चा बड़ा होता है फिर स्ट्रीम को लेकर, यानी कि जब वो सब्जेक्ट चुनता है अपना कि मुझे भविष्य में क्या करना है, फिर आत्महत्या करते हैं बच्चे कि 12th के बाद मुझे अपना कौन सा करियर लेना है, माँ बाप उसके ऊपर थोप देते हैं, वो उनसे हो नहीं पाता, फिर आत्महत्या करते हैं। तो क्या कारण है इसके पीछे, क्या मानते हैं आप इसको? सबसे बड़ा कारण तो इसके पीछे यही है कि पेरेंट्स के जो एक्सपेक्टेशन है अपने बच्चे के लिए। देखिए, करियर एक चुनना बहुत ही मुश्किल चीज़ है।
एक आदमी अगर अपने हिसाब से बेस्ट भी चुने, जी बाद में हो सकता है कि उसको लगे कि जो उसने चुना था वो तो अच्छा था ही नहीं, जी या सही में उसके लिए कुछ अलग हो। जी लेकिन एक इंडिविजुअल को खुद पता है कि वो किस केपेबल है, जी उसके लिए कोई और उसको जज करे वो गलत है। जी मैं आज कुछ बनना चाहता था अपनी जिंदगी में, मैं जी। नहीं बन पाया जी और मैं कुछ और बन गया, हाँ। तो मैं उसको अपने बच्चों पे ना थोपूं। जी मेरे रिलेटिव्स को मैंने देखा, मुझे लगा ये रिस्पेक्ट इनकी सबसे ज्यादा है तो ये बनना चाहिए। आपका जो बच्चा है वो किस लायक है, क्या है, सबसे ज्यादा तो उसी को पता है। ये फ्री छोड़ देना चाहिए बच्चे जी, जो। लेकिन आपको उसे गाइड जरूर करना चाहिए, इंटरफियर या उसके ऊपर थोपना नहीं जी। चाहिए। आप उसको सब ऑप्शंस, सब अवेलेबिलिटी जी। दें, सब उसको एटलीस्ट पता तो हो कि चारों की दुनिया कितनी वास्ट है। जी आप उसको एक्सपोज करें, जी। आप उसको प्लस माइनस सब बताएं, जी। लेकिन डिसीजन उसके ऊपर छोड़ें। जी। वो थोड़ा टाइम ले डिसीजन लेने में, क्योंकि अगर आप थोपेंगे और वो अच्छा है भी, जी वो अनमने से करेगा उस चीज जी, को, बिल्कुल। और वो वहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगी और जी। वो आगे चल के कर नहीं पाएगा उस चीज मिश्रा मैम, आपके क्या विचार हैं इस बारे में? देखिए, मुझे लगता है एक भारतीय मानसिकता क्या है जी। कि मेहनत से सब कुछ संभव है, जी और पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, ये स्ट्रीम ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इसमें अच्छा करियर है, क्योंकि इसमें जॉब सिक्योरिटी जी। है और इसमें तरक्की Respect ज़्यादा job। है, जी बिना ये समझे कि बच्चे में उस चीज़ के लिए एप्टीट्यूड है भी कि या नहीं है। जी और जैसे मैंने देखा है डिफेंस में बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे जिनका मानना है कि बच्चा मेडिकल कर ले, डॉक्टर बन जाए तो बढ़िया है, और जी। अब बच्चे को उस लेवल का नहीं एप्टीट्यूड है कि वो नीट जैसा एग्जाम क्लियर करे, जी तो लेकिन वो क्या कहते हैं कि हम तुम्हें बेस्ट ऑफ द कोचिंग दिलाएंगे, हाँ, हाँ, तुम हाँ। बस मेहनत करो। हाँ, ये जो कोटा pressure- भेजेंगे। ये जो प्रेशर है ना, ये बच्चे के लिए बहुत नुकसानदेह हो जाता है। जी और जब बच्चों को, और मैं देखती हूँ पेरेंट्स बहुत इमोशनली बर्डन करते हैं बच्चे को, जी। देखो पापा ने सारी जिंदगी कमाई तुम्हारे पे लगा दी हाँ, हाँ, है, हाँ। अब तुम्हें करके दिखाना है, जी करके दिखाना है, और हमारी ही चॉइस के फील्ड में करके दिखाना जी। है। ये चीज गलत है। हम बच्चे को ये सिखाएं कि तुम अपना बेस्ट दो, जी। और फिर जो होगा वो बढ़िया है, जी। तो बच्चे पे प्रेशर कम हो जाएगा, फिर सच में उसका बेस्ट निकल कर आएगा। सबसे ज्यादा खतरा किस आयु में होता है, कौन सी उम्र में होता है कि वो डिप्रेस होने के बाद सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है? यंग अडल्ट्स, Yes. जो ये 17 से और 22-23 साल की उम्र है, इसमें सबसे ज्यादा सुसाइड अटेम्प्ट्स होते हैं, जी क्योंकि इसमें बच्चों में रेजिलियंस बहुत कम होता है, जी वो हार को स्वीकार नहीं कर पाते। जी। आप देखिए कोटा में जो केसेस होते हैं ज्यादातर तब होते हैं कि कोचिंग में टेस्ट हुआ और मैं नीचे से 10 वाले बच्चों में हूँ, ऊपर के 10 बच्चों में नहीं हूँ। जी जैसे ही बच्चे को ये रियलाइज होता है कि ये चैप्टर, ये यूनिट मेरे से नहीं हो रही है, जी तो वो गिव अप करने की सोचता है कि ठीक है भैया, अब तो फिर मेरा नीट नहीं हो पाएगा या IIT नहीं हो पाएगा, तो इट्स बेटर कि मैं पेरेंट को डिसअपॉइंट करने से अच्छा है खत्म कर दूं। जबकि होना ये चाहिए कि बच्चा ये सोचे कि ठीक है, अगर ये नहीं हो सकता तो मेरे कुछ स्ट्रेंथ्स भी होंगे। जी वो नहीं सोच पाता है। जी। चलिए, बात आपसे अगर बात करूंगा तो मुझे लगता है कि जितना समय हो उतना कम है, लेकिन मैं फिर भी बात करता हूं कि जैसा आत्महत्या हो रही है तो पेरेंट्स को आप अलग अलग अपने अपने विचारों में आप क्या कहना चाहेंगे उनको, क्या कि कैसे रहना चाहिए बच्चों के साथ? मुझे ये लगता है कि हमें बचपन से अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि कोई भी परेशानी जी जीवन का अंत नहीं जी। है, हर परेशानी टेम्परेरी है, और अगर हमारे अंदर जिज्ञासा है तो हम किसी भी परेशानी से बाहर निकल सकते हैं, भले उसे सॉल्व ना कर जी। पाए, लेकिन एक ऑल्टरनेट पाथ जरूर ढूंढ लें। जी और ये सब तब संभव है जब हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ खड़े हों। तो परिवार में आपस में कम्युनिकेशन होना बहुत बिल्कुल जरूरी बिल्कुल है। सही बात। माता पिता का ये बच्चों को एहसास कराना कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये बहुत जरूरी है। जी, मैं हमेशा पेरेंट्स मतलब फ्रेंडली नेचर होना चाहिए। फ्रेंडली होने के साथ साथ ये कि मेरा सपोर्ट तुम्हारे साथ है, जी मेरा तुम्हारे लिए अनकंडीशनल सपोर्ट है अगर तुम्हें कभी जरूरत पड़े। जी तो ये जो एहसास है ना कि हाँ, मेरे माता पिता मेरे साथ हैं, और अगर मेरे से कोई गलती हो भी गई तो वो डांट भले ही दें, जी लेकिन मुझे कंडेम नहीं करेंगे। जी। ये बच्चों में फीलिंग होनी सुविधा बिल्कुल सही, मैम ने बिल्कुल सही कहा कि बच्चों को शुरुआत से ही जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है कि फ्रेंडली होना चाहिए, जो आप भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि फ्रेंडली होना चाहिए। जी मैं फ्रेंडली होना चाहिए, लेकिन पेरेंट भी होना चाहिए। अगर पेरेंट्स भी बच्चों के फ्रेंड्स बन जाएंगे तो उनकी पेरेंटिंग कौन करेगा, है ना? तो पेरेंटिंग करना मतलब ये है कि उनका हर चीज़ में उनको शेप अप करना,
उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हम पेरेंट्स ही है ना। बच्चे खुद नहीं सीख पाएंगे कुछ, तो हमें सिखाना भी है उन्हें। हम फ्रेंड्स हो जाएंगे तो हम उन्हें वो चीज़ें नहीं सिखा पाएंगे जो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाई हैं। और जो हम थोड़ा सा डर भी होना चाहिए बच्चों को पेरेंट्स से, और थोड़ा सा झिझक नहीं भी होनी चाहिए कि वो खुल के बता पाएं कि मुझे ये परेशानी है और मैं इस परेशानी से कैसे बाहर निकलूं, आप मुझे इसका कोई उपाय बताएं। तो ये वाली झिझक नहीं होनी चाहिए, और एक थोड़ी झिझक होनी भी चाहिए कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, इनसे मुझे जो ये मेरे लिए सोच रहे हैं, जो मेरे को बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, मेरे लिए कभी भी गलत नहीं चाहेंगे, ये उन्हें पता होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगी कि सभी माता पिता को पहले तो अपने बच्चों को समझना चाहिए कि बच्चा खुद क्या करना चाहता है। बच्चों के साथ और दूसरे बच्चों का कंपटीशन नहीं करना चाहिए कि दूसरा बच्चा ये कर रहा है तो आपको भी ये करना चाहिए, दूसरा बच्चा इस लेवल पे पहुंच गया है तो आपको भी इस लेवल पे पहुंचना चाहिए। ये देखना चाहिए कि आपके बच्चे की क्षमता कितनी है और वो क्या कर सकता है। और सभी माता पिता को, सभी भाई बहनों को और परिवार के अन्य सदस्यों को भी बच्चों का साथ देना चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए, उन्हें सपोर्ट देना चाहिए, इसलिए कि वो जो करना चाहता है उसके लिए वो समझें उसे। अगर वो ये कहेंगे कि दूसरा बच्चा स्पोर्ट में या पढ़ाई में इस लेवल तक निकल गया है या IAS PCS बन गया है तो आपको भी वो बनना है, तो वो गलत है, क्योंकि वो बच्चा खुद कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो उस लेवल तक पहुंच सकता नहीं पहुंच सकता, पहले ये उसके ऊपर डिपेंड करता। टेंशन हो जाती हैं बच्चे, डिप्रेशन में हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सोचते हैं इससे अच्छा तो, इस बोझ से अच्छा तो जाना ही ठीक है, लेकिन वो किसी समस्या का हल नहीं होता है। क्योंकि जाने वाला तो सोच लेता है कि हमारा जाना ही ठीक है, लेकिन किसी भी समस्या का कोई अंत नहीं होता। ऐसी दुनिया में कोई समस्या नहीं जिसका कोई हल ना हो। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं, जिसे बच्चों को देखते हैं, मोबाइल का बहुत ज्यादा अट्रैक्शन बच्चों के बीच में हो गया, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मोबाइल बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है। अगर हम देखें कि मोबाइल बच्चे जो इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आज की तारीख में, इससे जो होने वाले दुष्परिणाम हैं, इनके बारे में अब रिसर्च चल रही है और अगले 5-6 सालों में ये रिसर्च सामने आ जाएगी। और कुछ रिसर्च के हिसाब से 1 साल के बच्चे अगर मोबाइल यूज़ करते हैं तो उनके दिमाग का करीबन 1/3 हिस्से तक पेनिट्रेट होती हैं वो वेव्स, और जो बच्चे 1 साल से 5 साल के बीच में मोबाइल यूज़ करते हैं उसमें दिमाग के 1/3 हिस्से से पहले पेनिट्रेट करती हैं, और उससे बड़े बच्चे अगर 10 साल तक भी यूज करें तो उनका भी ब्रेन तक इफेक्ट पहुंचता है। और ये इफेक्ट सिर्फ आंखों में ही नहीं, उनके दिमाग पे भी, जैसे आज डिप्रेशन का टॉपिक है, डिप्रेशन की तरफ भी, उनकी स्पीच की तरफ भी, बहुत सारी मल्टीपल चीजों में बच्चों को नुकसान करता है। और इसके दुष्परिणाम ऑलरेडी दिखने में आ रहे हैं। बच्चों को स्पीच डिले हो रहा है, बच्चे जो हैं मेंटली डिप्रेस हो रहे हैं इस के बाद, और फिजिकली इनएक्टिव होने के कारण उनको बहुत सारी और भी डिजीज। आपके पास तो मैं समझता हूँ कि मोस्टली लोग आते रहते होंगे बच्चों के लेकर, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं उनको, क्या रखना चाहिए? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है, एक छोटा बच्चा है जो 5 साल से छोटा है, उसको क्या चाहिए? उसको सिर्फ ये चाहिए कि वो बच्चा इन्वॉल्व रहे, उसको बिजी रहना है, उसको खेलना है। अब उसको खेलने में मदद करनी है। पुराने जमाने में जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो नानी, दादी, मौसी, बुआ, कोई ना कोई उससे खेलते रहते थे। अब आज का जमाने में क्या है कि सेपरेट हो गए, लगे रहते हैं, सेपरेट न्यूक्लियर फैमिली। अब वो काम पे, पेरेंट्स काम पे चले जाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते नहीं है, बच्चे अकेले हैं, अब कोई उनके साथ खेल नहीं रहा, उनको तो खेलना चाहिए। तो पेरेंट्स वापस आए, उन्हें अपना मोबाइल देखना है, व्हाट्सएप चेक करना है, फेसबुक चेक करना है, तो बच्चे के लिए तब भी टाइम नहीं है। तो बच्चे को तो इन्वॉल्व होना है, जब उसको कुछ नहीं मिल रहा तो वो मोबाइल देखेगा। तो आप अगर उसका स्क्रीन टाइम खत्म करना चाहते हैं तो आप उसको मोबाइल के जगह अपने साथ गेम में इन्वॉल्व करें, कुछ खेल खिलाएं उसको, वो तुरंत अलग हो जाएगा। डॉक्टर सुमिता मैम, आप क्या कहेंगी इस बारे में? मोबाइल से रिलेटेड मैं भी जो कहना चाहूँगी वो मैं ये कहना चाहूँगी कि जितना ज़्यादा बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उतना ही उनका पेशेंस लेवल कम होता जा रहा है। उनको सब चीज़ एकदम तुरंत चाहिए, क्योंकि उनको मोबाइल में जो भी चीज़ दिखती है वो फटाफट होती रहती है। जैसे सपोजिंग एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर उसमें कोई कुकिंग की रेसिपी भी आ रही है तो वो ऐसे करते हैं और वो मतलब 30 सेकेंड्स में एक डिश बन के तैयार हो जाती है ना। जबकि रियलिटी में वो उसको 30 सेकेंड्स नहीं लग रहे हैं, उसको 30 मिनट लग रहे हैं। तो बच्चों के दिमाग में बचपन से, क्योंकि वो मोबाइल देख रहे हैं, तो उन्हें लगता है सब कुछ तो इतना फास्ट हो जाता है। और जब वो एक्चुअली प्रैक्टिकली उसको करने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है ओह ये तो 30 सेकेंड्स में हुआ नहीं, ये तो बहुत लंबा टाइम लग रहा है। तो उन्हें फ्रस्ट्रेशन लेवल
बढ़ना बहुत स्वाभाविक सा हो जाता है। तो वही मैं उनका पेशेंस लेवल कम हो रहा है, उनका टॉलरेंस लेवल कम होता जा रहा है, गुस्सा उनमें बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसी चीज़ से उन्हें गुस्सा आने लग जाता है कि मेरी तो चीज़ हुई नहीं, मैं जैसा सोच रहा था, जैसा मैंने देखा है, हमेशा बचपन से देखा है। हाँ, क्योंकि आजकल से ले लिया जाए तो सर पटकते हैं, दीवार में सर मारेंगे। जैसे डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि स्पीच डिले हो रहा है, तो पहले जो पेशेंट्स आते थे हमारे पास में वो ऐसे आते थे कि इनका स्पीच डिले हो रहा है, तो इनको शायद से तांतवे की प्रॉब्लम है। आजकल ऐसा होता है कि बच्चे को दिखाने आते हैं तांतवा, हम लोग देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम तांतवे में कोई प्रॉब्लम होती नहीं, लेकिन स्पीच डिले होती है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव मोबाइल यूज। बिल्कुल। आप एक समाज सेवी भी हैं, तो आप देखती होंगी, तो उस बारे में क्या कहेंगी आप बच्चों को लेकर? आप मैं बच्चों को लेके कहूँगी, जैसे कि आपने बताया कि मोबाइल में बच्चों की ज़्यादा प्रतिक्रिया होती है, बच्चे ज़्यादा मोबाइल की ओर लगे होते हैं। तो मोबाइल और ये जो गूगल जो चीज़ें हैं, ये चीज़ों को आसान तो बनाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड को ख़राब कर देती हैं, क्योंकि जो मोबाइल के बगैर बच्चे अपनी प्रतिक्रिया देंगे, अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे किसी भी काम को करने के लिए, तो वो मोबाइल को इजी हो जाता है। तो मिश्रा, आप मनोवैज्ञानिक हैं, तो उस बात में आप क्या कहेंगी कि जैसे हमारे यहाँ पर बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, उन्होंने कहा, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं डॉक्टर साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल से ना सिर्फ बायोलॉजिकली बच्चों पे असर पड़ रहा है, उनके ब्रेन पे असर पड़ रहा है, एक चीज़ और जो साइकोलॉजिकली हो रही है कि बच्चे रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, वो उस डिजिटल वर्ल्ड को ही सच मान लेते हैं जो किसी भी सोशल मीडिया पे दिखाई पड़ रही है, और उनके फैमिली वैल्यूज कुछ और हैं, मीडिया पे कुछ और दिख रहा है, और इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में उन्हें कहाँ अपना स्टैंड रखना है वो डिसाइड नहीं कर पाते। परिवार कुछ और कह रहा है, उनकी इच्छाएं कुछ और हैं, और इसी में जब वो बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाते तो डिप्रेस हो जाते। तो बच्चों को परिवार बच्चों को क्यों नहीं समझ रहा है, अपनी इच्छाएं उसके ऊपर थोप दे रहे हैं वो, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कुछ हद तक तो परिवार भी डिजिटल मीडिया से अफेक्टेड है। माता पिता भी काफी हद तक बच्चों को एक स्टेटस सिंबल की तरह से लेते हैं। सही कह रहे हैं। उन्हें लगता है कि मेरा बच्चा ये अचीव करे, और हर चीज को हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपलोड करके दिखा सके दुनिया को कि मेरे बच्चे ने इतना अच्छा करा, बिना ये सोचे समझे कि मेरे बच्चे की क्षमताएं क्या हैं। हो सकता है बच्चा मैथ्स में, साइंस में उतना अच्छा ना हो, लेकिन हो सकता है कि वो आर्ट में, म्यूजिक में बहुत अच्छा हो, लेकिन जब तक वो कुछ एक्सेप्शनल अचीव नहीं कर रहा तब तक पेरेंट्स संतुष्ट नहीं हो रहे। जी, आप लोगों के क्या कमेंट होंगे सर इस पे? देखिए, पहले पुराने ज़माने की अगर इससे पहले की बात करें हम, तो इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था ज़माना, और एक फैमिली वैल्यूज़ हुआ करती थी, और उसमें एक फैमिली के लिए रिस्पेक्ट हुआ करती थी। लोग देखते थे कि एक लिमिटेड एक फैमिली में रह के, जॉइंट फैमिली में रह के उनके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं उनके लिए, और एक माहौल ऐसा नहीं था जहाँ वो इतने ज़्यादा एक्सपोज थे। अभी ये डिजिटल युग जब से आया है तो एक्सपोजर बहुत हो गया है, तो लोगों को पता चल रहा है कि लाइफ में कितनी फैसिलिटीज़ है, कितना डेवलपमेंट है, तो उनको ऐसा लगता है ये सब बहुत ईजी है। इससे पहले कि वो कुछ अचीव करें अपनी लाइफ में, उस लायक बने, उससे पहले उनको लगता है ये सारी फैसिलिटीज़ तो मेरे पास होनी चाहिए, और अगर वो सारी फैसिलिटीज उनको नहीं मिल रही हैं एकदम, और उनके पेरेंट्स चाह रहे हैं कि पहले वो किसी लायक बने, तो एक तो बच्चों पे प्रेशर है, दूसरा उसके बाद पेरेंट्स के ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि पहले पेरेंट्स अपने बच्चों पे ज्यादा टाइम होता था उनके पास, पेरेंट्स के पास ज्यादा उनके लिए उनको देख रेख के समय होता था, जॉइंट फैमिली में होते थे, और अब पेरेंट्स के लिए समय तो कम है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस अभी भी वही हैं, और एक्सपोजर इतना है उसके बावजूद वो सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स जैसे ब्रिंग अप किया है हमें, तो शायद वो भी सेम, जब वैल्यूज उनको नहीं मिली, एक्सपोजर उस टाइप का नहीं मिला, तो वो एक्सपेक्टेशंस पेरेंट की और चाइल्ड की क्लैश करती है। आपने नौसेना में एक अंतिम सवाल सभी से है कि स्कूल जो होती है, स्कूलिंग जो होती है, कॉलेज जो होता है, तो बच्चों का कहीं ना कहीं आत्मविश्वास वहाँ से कम होता है, जो डिप्रेशन हो रहा है, कहीं स्कूल उसके लिए जिम्मेदार है? मानते हैं आप कॉलेज और स्कूल के बारे में? सभी से मेरा सवाल है, अपने अपने कमेंट प्लीज दीजिएगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, बल्कि अगर हम CBSE और ICSE का देखें तो अब तो बहुत एफर्ट CBSE डाल रही है बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए। ज़्यादातर स्कूल्स को कहा जा रहा है कि आप अपने यहाँ काउंसलर्स अपॉइंट कीजिए, और जब अपॉइंटेड होते हैं क्वालिफाइड काउंसलर्स तो बच्चे उनके पास पहुँचते हैं। मेरे पास हफ्ते में कम से कम 4 या 5 बच्चे इंडिविजुअली आते हैं और अपनी समस्याएं शेयर करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि स्कूल डिप्रेशन को बढ़ावा दे रहा है।
मैम जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल में जाते हैं, उन्हें अलग अलग चीज़ें दी जाती हैं कि तुम्हें ये टास्क पूरा करके लाना है, ये बना के लाना है, वो कर, तो मतलब स्कूलिंग तो उनके माँ बाप ज़्यादा कर रहे हैं बच्चों की उस पर देखा जाए तो। उसका एक रीज़न ये है कि हम अपने बच्चों को परेशानी देना नहीं चाहते। यहाँ पर मैं डिफर करती हूँ। अगर बच्चे को कोई एक टास्क मिला है तो हमारा रोल उन्हें असिस्ट करने का होना चाहिए, ना कि जल्दी काम निपटे तो तुम रहने दो, हम कर देंगे, निपटा देंगे। क्योंकि फिर हमने बच्चे के अंदर वो एफर्ट्स डेवलप ही नहीं होने दिए जो पर्पस था उस एक्टिविटी का। देखिए इसमें क्या है कि किसी भी एक बच्चे की या किसी बड़े की पर्सनैलिटी जो है वो शेप अप कैसे होगी जी, वो शेप अप 4 चीज़ों से होती है, कॉन्फिडेंस, रेजिलियंस, वैल्यूज और जो उसमें उसको करने का स्किल। ये चारों चीजें तीन तरह, एक तो गॉड गिफ्ट है, एक बच्चा पैदा हुआ उसको एक गॉड गिफ्ट है, उसका तो कोई कुछ नहीं जी। उसके बाद जब तक वो बड़ा होगा उसकी जो पर्सनैलिटी शेप अप होगी, जो भी कुछ उसकी लाइफ में होगा, उसके घर, उसके जो पेरेंट्स हैं, उसका स्कूल, जो उसके स्कूल का पूरा माहौल है, उसके रिलेटिव और फ्रेंड, इन्हीं 3 चीज़ों के अराउंड इर्द गिर्द घूमता है। तो घर का माहौल कैसा मिला है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल का माहौल कैसा है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल में भी बच्चों को सिर्फ टीचर्स ही नहीं है, मैनेजमेंट ही नहीं है, वहाँ और बच्चे भी हैं जो बुली करते हैं। कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। हम स्कूल में जाके हमें कॉन्फिडेंस आता है, हमारा फ्रेंड सर्कल ऐसा हो गया तो हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, हम बुली होते रहेंगे तो हमें कुछ, और ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्कूल की होती है। बिल्कुल सही बात है। तो स्कूल क्या मैनेजमेंट कैसा है, टीचर्स कितने रिस्पॉन्सिबल है, कई बार तो कुछ चीजें टीचर्स से पता चलती हैं। सही बात। ठीक है, टीचर पहली बार बताते हैं तो पेरेंट्स शॉक रह जाते हैं, अच्छा बच्चे को ये प्रॉब्लम है। तो स्कूल और फिर आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जी, तो ये तो सबका इक्वल सब चीजें हैं, उसमें कमियां हैं, कुछ बेहतरी हैं, कुछ बहुत हम अपने आप में सुधार कर रहे हैं। काउंसलर की तो बहुत जरूरत है हर स्कूल कॉलेज में, मगर साथ में जो मैनेजमेंट और जो पूरा वहाँ पे माहौल है उसको वो सिर्फ खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए। एक मन से अगर टीचर काम करे, मन से अगर मैनेजमेंट काम करे तो बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि स्कूल है, साथ में फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, सब कुछ है, उनके साथ साथ में सोशल मीडिया भी है, सोसाइटी भी है, जहाँ पे वो बाहर शाम के समय खेलने जा रहे हैं, वो वाली फ्रेंड्स भी हैं। तो सिर्फ एक स्कूल ही नहीं है जो बच्चे को शेप अप कर रहा है, ये सारी चीज़ें हैं जो शेप अप कर रही हैं। और हम सिर्फ एक वो जो है ना एक टैग बस उसके ऊपर नहीं डाल सकते कि स्कूल में ऐसा था इसलिए ये ऐसा हो गया, नहीं, हमें सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा कि स्कूल में ये था, ठीक है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा था, उसको घर में कैसा माहौल मिला था, वो टीवी पे क्या देख रहा है, वो मोबाइल पे क्या देख रहा है, वो अपना टाइम कैसे व्यस्त कर रहा है, वो खाना खा पा रहा है। मतलब सिर्फ एक चीज़ नहीं होती है जो किसी बच्चे को डिप्रेशन में लाएगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिर्फ एक चीज़ की वजह से मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा डिप्रेशन में आ जाता होगा, बहुत सारी चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती होंगी तब वो बच्चा डिप्रेशन में आता होगा और ऐसा कोई कदम लेने की सोचता होगा। तो और वो ऐसा नहीं है कि एक दिन में होता होगा, ये ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता होगा, जब वो बहुत अपनी बातें ना बता पा रहा हो, किसी को किसी के साथ शेयर ना कर पा रहा हो, तो अपने ही अंदर घुटता चला जा रहा हो। जब उसको कम्युनिकेशन जो मैम भी बता रहे थे कि कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि होनी चाहिए, जब वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, वो अपने अंदर जो चीज़ें भरती जा रही है वो किसी को बता नहीं पा रहा है, तब वो ऐसा डिप्रेशन में आ जाता है। चलिए, आप सबसे पूछा कि बच्चों का आत्मविश्वास बढ़े और जो ये आत्महत्या के लिए जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, 4 शब्दों में आप क्या कहना चाहेंगे? सभी लोग बता दीजिए, बिल्कुल छोटा कि 4 शब्दों में बात खत्म हो जाए। मुझे लगता सबको मतलब पूरा पता चल जाए कि भाई ऐसे रहना है अपने बच्चों के साथ। मुझे लगता है पेरेंट्स को बच्चों को हार को स्वीकार करना सिखाना चाहिए कि जीवन में सब कुछ नहीं मिलेगा, कुछ चीजें नहीं भी मिलेंगी। महाभारत की कथा में एक कर्ण था और एक दुर्योधन था। उस दुर्योधन को कर्ण पे इतना भरोसा था कि पूरी महाभारत उसी की वजह से हो गई। पेरेंट्स पे इतना भरोसा होना चाहिए आपके बच्चे को कि मेरी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, मेरे पेरेंट्स खड़े हैं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सब कुछ शेयर कर सकता हूँ, बस यही चाहिए। कम्युनिकेशन, वो जो है ना कि कम्युनिकेट करना बच्चों को आना चाहिए, अपने अंदर रोकना नहीं चाहिए चीज़ों को। कम्युनिकेशन जितनी ज़्यादा अच्छी होगी पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं बचेगी। मैं कहना चाहूँगी कि कोई भी बच्चा हो या पेरेंट्स हो, किसी भी समस्या से घबराए ना, क्योंकि जीवन अनमोल है, ये एक बार मिलता है। और स्कूल कॉलेज ये जो हैं ये साल के साल आगे बढ़ते रहते हैं। अगर एक साल आप रह भी गए तो कोई बात नहीं, दोबारा क्लास हो जाएगी, लेकिन ये आत्महत्या जैसे कदम ना उठाएं, क्योंकि अगर आप जीवन जिएंगे
और आप ज़िंदगी में चल रहे हैं तो आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और अपना जीवन ख़त्म करने के बाद आपकी समाप्ति है, आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए किसी समस्या को इतना बड़ा ना बनाएं कि आपको इतना बड़ा कदम उठाना पड़े। और दूसरा, स्कूल में बच्चे छोटे छोटे जाते हैं, उन पे कॉपी किताबों का बोझ बहुत ज़्यादा होता है, वो कम रहे, वो थोड़ा कम रहे, हाँ। ताकि उनका अब जो बच्चे बोल नहीं पाते, नर्सरी या प्ले में एडमिशन हो रहा है, उनका होमवर्क अगर उनके माता पिता कर रहे हैं तो बच्चों को तो कुछ नहीं आ रहा। तो इसलिए स्कूल वालों को चाहिए कि उन्हें इस तरह से सिखाएं कि वो सीख भी जाएं और उन पे किताबों का और पेरेंट्स पे भी कोई इस तरह का बोझ ना रहे। चलिए, आप लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया आज, उसके लिए मैं आपका बहुत ऋणी हूँ। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।